नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची आ चुकी है जिसमें 92 नाम हैं और उसमें अब जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि होशंगाबाद में दोनों सगे भाई आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने गिरिजाशंकर शर्मा को टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सगे भाई सीताशरण जी को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बड़ी बगावत दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद में भाजपा में क्या बगावत होगी नहीं होगी, हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे जी में हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में क्या नया नया हो रहा है। ऐसी पहली बार हुआ है जब स्पीकर के खिलाफ उनके भतीजे को खड़ा कर दिया है, शैलेंद्र जैन के खिलाफ उनकी बहू को खड़ा कर दिया है और अब होशंगाबाद में सगे भाई आमने सामने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। आनंद जी, मध्य प्रदेश में हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सगे भाई आमने सामने हों। देखिए, जहां तक आप ये शर्मा बंधु की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो जानकारी है और आपको भी मालूम होगा रविंद्र जी कि दोनों भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा देखिए, जो गौतम साहब के साथ हुआ तो उनके भाई और भतीजे की उतनी बनती नहीं है, या सागर के जिस सीट की आप बात कर रहे हैं जैन परिवार की वो भी, लेकिन ये जो परिवार है शर्मा परिवार, ये तो इनके बीच में जो मेरे पास जानकारी है, अगर सीताशरण जी का नाम पहले आ जाता तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, पुख्ता सूत्रों से आपसे बात कर रहा हूं कि गिरिजा जी फिर नहीं चुनाव लड़ते। कल जो उनकी बात हुई थी, जब ये लिस्ट चल रही थी, तो जो मेरे पास जानकारी है, उन्होंने बोला जब उनके कांग्रेस के सीनियर लीडर से बात हुई, साहब अगर बीजेपी की लिस्ट आएगी उसके पहले आप अगर नाम घोषित करना चाहते हैं तो मेरा कर दें, उसके बाद में चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है और सबसे चर्चित सीट हो गई है, मेरे को लगता है भाई भाई के हिसाब से, कि सीताशरण जी और गिरिजा जी के बीच में क्या होता। अरे जी, कल मैं सागर में था और मैंने शैलेंद्र जैन साहब से बात की। उनका कहना था कि राजनीति में कुछ मापदंड होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ये जो प्रोटोकॉल है परिवार में आपस में लड़ाने का, इसको तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए, हालांकि मैं इस बात से इतना वो नहीं, ये पहले भी बड़ी पार्टियों में बड़े स्तर पे ऐसा होता रहा। सिंधिया परिवार को अगर देखेंगे तो माधवराव जी कांग्रेस में हुआ करते थे और उनकी बहन जो थी वो, लेकिन आमने सामने नहीं लड़े कभी। हाँ, ये बात सही है, आमने सामने नहीं रहे, ये बात सही है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर देखें। लेकिन अब देखिए, सारी चीजें ध्वस्त हो रही हैं आज की राजनीति में। आप देखिए, यानी गौतम जी की हम बात कर रहे हैं कि भतीजा है वो चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, या आप छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा ध्यान में रख लें, विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल की वहां पे लड़ाई चल रही है। तो अब मुझे लगता है कि राजनीति में ये सारी धारणाएं जो थी और एक जो मर्यादा थी जिसको हम बोलते हैं, और देखिए वो चीज सब जगह रिफ्लेक्ट हो रही है, वो बातचीत में आ गई है, वो भाषण में आ गई है, वो आरोप प्रत्यारोप में आ गई है। क्या आपने, मुझे तो कम से कम ध्यान नहीं है, पहले कभी घटनाएं ऐसी हुई होंगी, लेकिन आज जो दीपक जोशी के साथ हुआ जिस तरह से, तो आप अपना विरोध जता सकते हैं, विरोध जताना अच्छी बात है, लेकिन मार पिटाई पे उतर आए आप, पूरा हमारा उनकी गाड़ी फोड़ दिया है, उनकी गाड़ी फोड़ दी है। तो मेरे को लगता है कि देखिए, मध्य प्रदेश को जाना ही इसलिए जाता है कि बड़ा पीसफुल है। अगर कुछ हम इलाकों को छोड़ दें, आप तो खुद ग्वालियर के रहने वाले हैं, ग्वालियर, चंबल, भिंड वगैरह, यहाँ जरूर सब बदमाशी होती है, सब चीजें, तो आमतौर पर पीसफुल है। तो ये सब चीजें वाकई में पहली बार देखने को हमको मिल रही हैं। आनंद जी, अभी बीजेपी ने थोड़ी देर पहले ही अपनी 5वीं सूची जारी की है। हम पिछले 2 दिन से लगभग 48 घंटे से देख रहे हैं कि कांग्रेस में पुतले जल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, कोई मुंडन करा रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो 5वीं सूची आई है, इसे बड़ा आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि यहां भी कुछ बगावत की आपको उम्मीद दिख रही है? देखिए, छुटपुट बगावत तो हो सकती है रविंद्र जी, लेकिन एक बात आपने भी ध्यान दी होगी कि जो ये पिछले 6 महीने से एक माहौल तैयार किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे, बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे, वो बड़ी संख्या बहुत छोटी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई या इन्हें योग्य मान रही है कि ये जीत जाएंगे? देखिए, दोनों ही चीजें हैं इसमें, दोनों ही चीजें, ना उनकी हिम्मत हो पाई, और ये जैसे मंत्रियों में मेरे को लगता है शायद भदौरिया जी की, शायद ओपीएस भदौरिया की टिकट उनके कटी है। उषा ठाकुर के बारे में ये माना जा रहा था कि उनकी टिकट नहीं कटेगी, लेकिन मऊ से उनको टिकट मिल गई, या नहीं माना जा रहा था कि टिकट कट जाएगी इस बार उनकी, लेकिन उनको टिकट मिल गई है। और वहां पे मऊ में बीजेपी के लोगों ने पहले ही चिट्ठी पत्री कर दी है कि साहब ये हमको नहीं चाहिए है। तो ये बिल्कुल जीरो हंगामा होगा ऐसा तो नहीं कह सकते, हंगामा तो होगा। अब कितना होता है, बीजेपी कैसे मैनेज करती है। और दूसरी बात आपने देखी होगी रविंद्र जी कि पिछले 3-4 महीने से मध्य प्रदेश में बहुत भयंकर ये चल रहा था कि संवाद नहीं है, लोगों को आपसी विश्वास नहीं है, संगठन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी इसमें पूरी ताकत से लग गई थी। इसलिए आप देखिए, अश्विनी वैष्णव वहां से आ गए, या वहां से अमित शाह खुद इन्वॉल्व हो गए, या बड़े बड़े नेता भूपेंद्र यादव इन्वॉल्व हो गए। तो मेरे को लगता है कि एक पिछले 3 महीने में बीजेपी ने बहुत अपनी कोशिश की है कि चाक चौबंद हम हो जाएं। तो हालांकि आपका सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे जंप कर रहा हूं इस पे कि देखिए, अगर हम तैयारियों की बात करें
तो मुझे लगता है कि अगर कहीं कांग्रेस बहुत पीछे थी, मान ली अगर कांग्रेस बहुत आगे थी और बीजेपी पीछे थी आज से 2-3 महीने पहले, तो अब मुझे लगता है कि बराबरी पे आके खड़ी हो गई है। तैयारियों के मामले अगर बात करें, प्रयासों के मामले में बात करें, तो प्रयास बहुत कर रही है बीजेपी। एक सवाल ये भी है कि यो पांचवी सूची के बाद में अब ये दोनों पार्टियों का मिलाना केवल 3 सीटें छोड़ दें, आमला की और कुछ बीजेपी ने 2, अब लगभग सारे पहलवान मैदान में आ गए हैं, अखाड़े में आ गए हैं। अब आपको ऊंट किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है? देखिए, आप मेरे से प्लीज भविष्यवाणी मत करवाइए, क्योंकि नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप चूंकि पत्रकार हैं, हम सब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमें एक अंदाज रहता है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि ये इसमें कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए, कोई मैं आपसे 1 या 2 या 3 मुद्दे आपसे अगर पूछूंगा तो शायद आप भी नहीं बता पाएंगे और कोई भी नहीं बता पाएगा। अच्छा, और ये भी एक बात देखने में आ रही है कि बड़ा वोटर जो है साइलेंट हो गया है। उससे आप बात करो तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, अपने तरफ बताने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन जो शुरुआती महीनों की अगर हम बात करें, देखिए मैं इसको यूं समझने की कोशिश कर रहा हूं रविंद्र जी, कि एक मैच चल रहा है बैडमिंटन का, जो बेस्ट ऑफ 5 का, जिसमें 5 गेम होना है। उसमें जो कम से कम पहला जो गेम था, जो परसेप्शन बिल्डिंग का गेम था, वो कांग्रेस जीत गई थी आज से 2 महीने पहले। लेकिन अभी 4 गेम बचे हुए हैं। तो अब जैसे टिकट की बारी आई, तो टिकट में देखिए, टिकट में 39 जो नाम थे वो बीजेपी ने 17 अगस्त को जारी कर दिए थे और 17 नवंबर को चुनाव ने 90 दिन पूरे मिले। ये बड़ी बात है, वो पूरी हारी हुई सीटें थी। अब उन हारी हुई सीटों में किन खिलाड़ियों ने, किन पहलवानों ने पहलवानी कर ली होगी अपनी चाक, क्योंकि 90 दिन में तो कोई भी विधानसभा 2-3 बार, तो क्या उसका फायदा उसको मिलेगा? और वो पूरी 39 हारी हुई सीटें थी, तो कन्वर्ट हो रही हैं क्या? उसमें से 5-7 सीटें भी कन्वर्ट हो रही हैं, 10 सीटें भी, तो वो उनके लिए बढ़त होगी बीजेपी के लिए। लेकिन इसके सिवा अगर हम पूरे इलाके वाइज बात करें, देखिए इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आप जैसे आज भी ग्वालियर चंबल जाइए, वहां बात करिए, या वहां से जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है इनपुट, तो वहां पे ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो पिछली बार स्थिति थी उससे अगर जितनी बुरी स्थिति थी अब उतनी बुरी भी नहीं रही। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। लेकिन महाकौशल है जैसे, वहां भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका बढ़ नहीं रहा है। ये बात ठीक बोल रहे हैं आप, शायद पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार वो बढ़ के 10 या 11 या 12 कुछ भी हो सकता है, मैं नंबर पर नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन स्थिति बढ़ेगी, लेकिन फिर भी उतनी अच्छी नहीं हो जाएगी जैसी कांग्रेस की वहां पे थी पिछली बार। महाकौशल में भी ऐसा नहीं होगा। आप देखिए पिछले 4 इलेक्शन आप देखिए, महाकौशल में टिकट अच्छी बांटी है बीजेपी कांग्रेस ने, निश्चित तौर पे मैं यही बोल रहा हूं आपसे। और आप देखिए महाकौशल का अगर आप तेवर देख रहे हो, आप 2003 में अगर मेरे नंबर मेरे को याद है तो शायद 36 सीटें थी, फिर घट के शायद 32 हुई, और लगातार पिछली बार 13 सीटें थी सिर्फ बीजेपी के पास। तो बीजेपी महाकौशल में लगातार नीचे आ रही है। फिर देखिए वहां पे जबलपुर महापौर का जो चुनाव है वो कांग्रेस जीत गई थी, तो वहां पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विंध्य से इस बार बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो जब हम ये ऐसा देखते हैं तो लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने आपसे कहना है कि अभी 1 महीने का समय है, 1 महीने में कौन जो खिलाड़ी है, जो कौन पहलवान है, वो कैसी पहलवानी करता है। अब 1 महीना नहीं है भाई साहब, 17 तारीख को तो चुनाव, 17 को चुनाव है, 15 तारीख को कैनवासिंग आपकी बंद हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इस बार बहुत एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि चूंकि मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन चुनाव है, तो वे पार्टी से खिसक के चुनाव सीट पे चले गया है। अन्ना जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझना चाहती है। जो फ्री बीच की बात है, जो रेवड़ियां बांटने की बात है, दोनों दल एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं। देखिए जिस तरह का वचन पत्र कांग्रेस लेकर आई है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणाएं कर रखी हैं, लगभग मध्य प्रदेश के बजट का 35% हिस्सा ये फ्री बीच में चला जाएगा। तो आने वाली सरकारों को कितनी कठिनाई होगी, और मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट है, मेन पानी, बिजली, सड़क और तमाम सारी ऐसी चीजें, उनका क्या होगा? आप मध्य प्रदेश का भविष्य क्या देखते हैं, कांग्रेस आए या बीजेपी? पर जिस तरह की ये जो घोषणाएं हुई हैं, इनको या तो घोषणाएं लोग पीछे हट जाएंगे या फिर विकास रुक जाएगा। तो आपको क्या लगता है इसमें? देखिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है रविंद्र जी, और ये हमको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पे ये उठ रहा है कि पब्लिक करे क्या? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, विकल्प क्या है उसके पास? 32,000 करोड़ की जो घोषणाएं हैं वो कांग्रेस करके, बीजेपी करके बैठी हुई है। 65,000 की घोषणाएं जो है वो कांग्रेस करके बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी है, वो भी इसी टाइप की बातें करती है कि हम आएंगे तो बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम। अभी एक कोई छोटी पार्टी है, उसका नाम ना जानता हूं ना याद है मुझे, उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बोला कि साहब हम आएंगे तो हम 25,000 रुपए हर बेरोजगार को हर महीने देंगे। तो ये अब मजाक बन गया है। और फ्री बीज को लेकर तो बहुत बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया है। फ्री बीज की क्या डेफिनेशन है? एक पार्टी बोलती मैं कर रही हूं,
मेरी पार्टी कर रही है तो जनहित है, ये आपकी पार्टी कर रही है तो ये फ्री बिज है। तो ये बहुत लेकिन कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि जो भी पार्टी आएगी, आप देखिए हिमाचल प्रदेश से आपको खबरें आ रही होंगी, ओपीएस वहां पे लागू कर दिया था और एक बड़ी वजह मानी जा रही थी क्योंकि वहां पे सेना में बहुत सारे लोग होते हैं और वहां पे उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो जो कांग्रेस की वहां सरकार बनी उसमें ओपीएस का बड़ा योगदान रहा। क्या हो रहा है वहां पे? सैलरी बांटने में दिक्कत जा रही है। आप यहां की बात करिए, चिरंजीवी योजना जिसको कॉपी किया कांग्रेस ने हमने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य लाभ को लेकर। स्वास्थ्य आनंद जी, मैं बीच में रोक के आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है, केवल लाडली बहना का पैसा देने के लिए मध्य प्रदेश के 26 विभागों का बजट डाइवर्ट किया गया है। यहां भी स्थिति वही है जो हिमाचल में है। मैं यही तो आपसे बोल रहा हूं कि इसमें सवाल ये नहीं है कि बीजेपी आएगी तो क्या होगा। ये दोनों ही पार्टियां और आम आदमी पार्टी सब, ये बहुत गलत जो एक ट्रेंड खड़ा हो गया है, बहुत ही गलत। इसको तत्काल यहां पे रोकना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आज नहीं तो कल हर पार्टी यही बात कर रही है कि हम आएंगे तो ये फ्री दे देंगे, वो इससे जीडीपी खराब होती है, मैन पावर खराब होता है, तमाम चीजें। आप जब इसको देखेंगे किसी इकोनॉमिस्ट से जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो बोलेगा साहब ये बहुत खराब मॉडल है, बहुत ही खराब मॉडल, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो पूरा फर्क है वो जीडीपी पे पड़ता है कि पूरा देश आपका पिछड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल वाला मामला है, लेकिन अब चल रहा है अभी फिलहाल। एक सवाल और है और वो ये कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने तमाम सारी ऐसी टिकटें दी है जो भारतीय जनता पार्टी से कल आए और आज कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए। और ऐसी एक दो नहीं है, लगभग 10 के आसपास सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी से आए और कांग्रेस में आते ही उनको टिकट दे दिया गया है। इसका चुनाव में क्या असर होगा? क्योंकि कई जगह विरोध बहुत हो रहा है, लोग इस्तीफे दे रहे हैं, पुतले जल रहे हैं, बगावत हो रही है। कमलनाथ जी ने ये जो रिस्क ली है, इससे कांग्रेस को फायदा है या नुकसान? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम लोग की जब चर्चा चल रही थी ऑफ दी कैमरा हम लोग बात कर रहे तो आप खुद बता रहे थे कि अभय मिश्रा तो अभी तक शायद कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है। मैंने पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी चले गए, फिर कांग्रेस आ गया, लेकिन अभी तक मेंबरशिप ऑफिशियली नहीं हो पाई है। देखिए, अल्टीमेटली किसी भी पार्टी का जो अंतिम सत्य होता है वो ये होता है कि क्या जिताऊ चेहरा है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि सब हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे, हम बाहर से आए हुए को टिकट नहीं देंगे, विचारधारा हमारी क्या ये है, लेकिन अंतिम सत्य सिर्फ ये होता है कि क्या जो कैंडिडेट आ रहा है वो जिताऊ है। अगर उनको लगता है, आप सर्वे की बात कर रहे हैं, 5 सर्वे हुए, कहां गए सर्वे आपके? जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, सब एक तरफ धरे रह गए। कम से कम अगर हम टोटल सीटों में बात करेंगे 25, 30, 40 सीटें ऐसी जो साफ समझ में आ रहा है कि एडजस्टमेंट की सीटें हैं ये। क्योंकि पार्टी का भी मानना होता है कि देखिए 230 सीटें हैं तो 230 जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती हैं, उसमें कुछ एडजस्टमेंट के लिए लड़ी जाती है। तो वही इस बार भी हुआ है कांग्रेस के साथ भी। मुझे लगता है कि जो दूसरी लिस्ट है वो और बेहतर कांग्रेस की हो सकती थी, हालांकि पूरे सर्वे के आधार पे किया है और राहुल गांधी की तैयारी थी, कमलनाथ जी की तैयारी थी, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उसको देख के ऐसा लगता है कि कुछ सीटें थी और बेहतर हो सकती थी। मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेताओं का ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उदय हुआ है। एक हुआ है सज्जन सिंह वर्मा और एक हुआ है जयवर्धन सिंह। क्योंकि दिग्विजय सिंह की सारी सीटों को जयवर्धन सिंह ने ही बताते हैं कि पूरा सॉर्ट आउट किया है और उनके कहने पर दी गए हैं। और कमलनाथ जी का लगभग 30-32 सीटें पूरी सज्जन वर्मा ने। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों नेता अपने उत्तराधिकारी तैयार कर रहे हैं इस बार इस चुनाव में, इधर जयवर्धन सिंह और उधर सज्जन वर्मा। या कमलनाथ जी के पास नुकुल जी शायद उतने प्रतिभाशाली दिख नहीं रहे, केवल छिंदवाड़ा तक सीमित है, लेकिन कमलनाथ जी का पूरा काम हमें लगता है कि पूरा काम उन्होंने सज्जन वर्मा ने संभाल रखा है, खासकर मालवा निवाड़ पूरे क्षेत्र में। आप, मुझे लगता है एक नाम आप शायद मिस कर रहे हैं, जीतू पटवारी। इस पूरे इलेक्शन में जिस तरह से जीतू पटवारी भी निकल के आए हैं, भले ही वो मालवा निमाड़ तक सीमित रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी का किसी नेता से कोई जुड़ाव नहीं है, खुद का अपना गुट है और उन्होंने 4-5 सीटें ली हैं। मेरी जो जानकारी है केवल 4-5 सीटों तक सीमित है, लेकिन सज्जन वर्मा ने 30 सीटों में निर्णय किया है और जयवर्धन सिंह ने लगभग 20-22 सीटों में जयवर्धन सिंह जी ने तय किया कि कौन उम्मीदवार होगा। आपने सुना होगा जब वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट नहीं हुआ और कपड़े फाड़ने तक की बात आई, तो जो कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह और दिग्विजय सिंह की भूमिका उसमें नजर आई थी। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दौराय नहीं है कि जयवर्धन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो भविष्य की राजनीति होना है वो उनके पास, देखिए, अगर हम बात करें तो एक बड़ी लेगेसी है उनके पास। दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, बहुत विनम्र हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस में आज की तारीख में उनसे विनम्रता शायद ही कोई दूसरा होगा, शायद ही कोई। उम्र उनके पक्ष में है, बहुत मेहनती हैं। आप देखिए, जो पिछले घटनाक्रम आप देखेंगे, अगर 1 साल पहले की सड़क पर अगर कोई झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कांग्रेस का कोई आदमी जाता है तो या तो दिग्विजय सिंह जाते हैं इस उम्र में और या फिर जयवर्धन जाते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सज्जन वर्मा का देखिए, सज्जन वर्मा की आप बात जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो एससी नेता हैं और इसीलिए शायद जो हमारे पास इनपुट है कि एनपी की जो टिकट कटी थी उसमें भी उनका योगदान था
और उधर जो प्रेमचंद गुड्डू को टिकट नहीं मिल पाई उसमें भी उनका योगदान था, और उन्होंने रीना बोरासी को टिकट दिलाई कि भाई, तो वो भी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं कि भाई मैं अकेला एससी नेता रहा हूं। हालांकि ये बात दूसरी कि एनपी टिकट ले आए अपनी दिल्ली से बात करके, वो दूसरी बात है, लेकिन जयवर्धन का भविष्य निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में बहुत उज्जवल है। एक अंतिम सवाल यह है कि मैंने देखा था कि पिछले दिनों तमाम सारे बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियों के साथ, गाड़ियों के साथ भोपाल आए और पीसीसी में ज्वाइन किया, और इन नेताओं को कमलनाथ जी ने संकेत भी दे दिया, आप तैयारी करें। मैं नाम बताता हूं आपको, एक बुंदेला बंधु थे ललितपुर के, एक रोशनी यादव थी, एक मेघा जी थी, एक बीरेंद्र रघुवंशी थे। ये तमाम सारे नेताओं को घर बिठा दिया गया, इसका कितना नुकसान देखते हैं आप? देखिए, तात्कालिक नुकसान तो है ही है, लेकिन फिर मैंने आपको बोला कि देखिए ये कुछ भी करें, मैंने आपसे इसीलिए बोला, अगर आपने ध्यान दिया हो कि दीपक जोशी को जब लेके आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा नेता कोई बीजेपी का, बहुत, जबकि माफ करना दीपक जी बहुत विनम्र आदमी है, बहुत हो सकता है खाते का और जीत भी जाए, मैं जीत हार पे वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं उनकी। या भंवर सिंह शेखावत जब आए तब भी हल्ला खड़ा किया गया कि बहुत, तो वो एक गेम, इसीलिए मैं आपको बोला कि परसेप्शन बिल्डिंग का जो गेम था आज से 2 महीने पहले का, उसमें शायद कांग्रेस काफी आगे निकल गई थी, लेकिन इसका तात्कालिक नुकसान हो सकता है। लेकिन पार्टी ने भी अपने स्तर पर काम किया होगा कि भाई जो जिताऊ होगा हम उसी को टिकट देंगे, तो उनको लगा होगा कि शायद जीतने वाले नहीं है ये, इसलिए टिकट नहीं दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिए आनंद पांडे जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति की एक एक नब्ज, इनका पूरा हाथ उनके नब्ज पर रहता है, एक एक मुद्दे पर कितना सकारात्मक और कितना तथ्यात्मक पूरा वो किया है। निश्चित तौर में मध्य प्रदेश में इस बार का जो चुनाव है वो अन्य चुनाव से हटकर होगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव इस समय फंस चुका है, किसी एक के पक्ष में चुनाव दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।